नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किंग कैजुअल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप आज के मेरे इस वीडियो से अपने एक या दो नंबर बढ़ा सकते हैं बहुत ही आसानी से। कृपया वीडियो को पूरा देखें और आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डेथ्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज। डेथ्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज यानी कि मृत्यु। किनकी मृत्यु? प्रभावशाली व्यक्तियों की, जिन्होंने पूरी दुनिया पे, पूरे देश पे प्रभाव डाला, अपने होते हुए और अपने जाने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो आती हैं वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, हमारी लता दीदी यानी कि लता मंगेशकर जी। ये प्लेबैक सिंगर थी और हेमा मंगेशकर इनका असली नाम था जो इनके पैदा होते ही रखा गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। हमारी लता दीदी को कुछ और नाम भी दिए गए थे, यानी कि क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, स्वर कोकिला और वॉइस ऑफ द मिलेनियम। वॉइस ऑफ द मिलेनियम यानी कि 1000 सालों में ऐसी कोई आवाज नहीं है जैसी कि लता दीदी की थी। ठीक है, इसलिए पॉपुलर है। अवार्ड्स, इनको अवार्ड्स तो काफी मिले दोस्तों, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। पर इनमें याद रखने वाले 2-3 अवार्ड्स हैं, जैसे कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989। हर एग्जाम में दादा साहब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। भारत रत्न, क्योंकि ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद पद्म विभूषण 1999। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जब भी आपको कोई पूछता है कि आपने एजुकेशन क्या की है, तो आप अपनी टॉप एजुकेशन बताते हैं, जैसे कि एमए की है, एमबीए की है, एमएससी की है। ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे मैंने 10th की है, 12th की है, ग्रेजुएशन की है, फिर ये किया है, फिर वो किया है, इतना ज्यादा नहीं बताओगे। तो वैसे जो टॉप का जो होता है वो बताना जरूरी होता है, उसके बाद बाकी तो प्रोमिनेंट होते ही हैं। तो हमारे जब बात लगी तो जनरल अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। जो भारत का जो टॉप सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न। उसके बाद आता है पद्म विभूषण दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। आप इसको याद रखिए। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किसी भी तरीके से टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी डेथ की। इनकी डेथ हुई 6 फरवरी 2022 को। 92 ईयर्स की ये थी। कोविड-19 और निमोनिया को इसका कारण बताया गया। इसकी वजह से इनका मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो गया था, बहुत सारे ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था और काफी टाइम तक ये वेंटिलेटर पे भी रहे। ठीक है, अब इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी तो आफ्टर डेथ भी इफेक्ट्स कुछ हुए होंगे। आफ्टर डेथ अब क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड, भारत सरकार ने अनाउंस किया क्या? 2 days नेशनल मॉर्निंग, यानी कि 2 दिन का नेशनल राष्ट्रीय शोक करना चाहिए भाई। जब 1000 सालों में ऐसी कोई आवाज नहीं थी, देश का इतना नाम ऊंचा किया, इतना हमारा नाम बढ़ाया, तो इतना तो बनता है। 6 और 7 फरवरी को इन्होंने देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया। उसमें इन्होंने क्या किया? हाफ मास्ट नेशनल फ्लैग की घोषणा की, यानी कि तिरंगे को जहां भी फहराया जाएगा आधे तक फहराया जाएगा, टॉप तक नहीं फहराया जाएगा। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये शिमला की पिक्चर है, रिज की, तो इसको टॉप तक नहीं ले जाया गया, आधे तक फहराया गया है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हाफ मास्ट नेशनल फ्लैग। ठीक है, लता दीदी बहुत याद आएंगी। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया सिंगर थी। ठीक है, हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। शिव कुमार शर्मा जी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे। अब इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये किस लिए पॉपुलर थे। ये संतूर और तबला वादक थे, लेकिन ये फेमस थे संतूर के लिए। ये है इनकी पिक्चर और इनके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं ये है संतूर। ठीक है, इनको जो अवार्ड्स मिले वो थे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री और पद्म भूषण। इनमें जो टॉप का अवार्ड है वह पद्म भूषण, ये आपको याद रखना है, 2001 में। दूसरा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड पाने वाले मशहूर संगीत वादक जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है वो निम्नलिखित में से कौन से थे? तो उसमें शिव कुमार शर्मा जी का नाम होगा। ठीक है, इनकी डेथ 10 मई 2022 को हो गई। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ये हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दोस्तों। अच्छा, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज कौन थे? बॉलीवुड में एक्सप्रेशन क्वीन आप कहते हैं माधुरी दीक्षित को। वो अपने एक्सप्रेशन से पूरा डांस कर सकती हैं, उनको हाथ पांव हिलाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ आंखों से। उनसे भी महान एक डांसर थे, वो थे पंडित बिरजू महाराज। माधुरी दीक्षित ने भी इनके पास जाकर एजुकेशन ली है।
जितने बड़े बड़े जो हमारे कोरियोग्राफर्स हैं वो पंडित बिरजू महाराज के पास सीखने जाते थे। ठीक है, ये थे कथक डांसर और लखनऊ कालका बिंदादिन घराने से वास्ता रखते थे। अब ये घराना क्या होता है? जो भी बड़े बड़े सांस्कृतिक हमारे म्यूजिक हैं या डांस हैं वो किसी ना किसी घराने से आए हैं। जैसे आज की डेट में अकेडमीज होती हैं कि मैं फलानी डांस अकेडमी से वास्ता रखता हूं, वैसे ये लोग घराने से वास्ता रखते हैं। किसी भी घराने से पता लगता है कि इस व्यक्ति का डांस कितने हाई लेवल का होगा और स्पेसिफिकली किस प्रकार का होगा। तो ये म्यूजिक में भी होते हैं घराने और डांस में भी होते हैं। ठीक है, तो अवार्ड्स इनको मिले पद्म विभूषण 1986। तो पंडित बिरजू महाराज बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये सिर्फ आंखों के इशारे से पूरा डांस कर सकते हैं, हाथ लगा दिया फिर तो बहुत ही बढ़िया डांस। तो आप इनको लाइव यूट्यूब वगैरह पे आप देख सकते हैं और इनके डांस को, ये इनका डांस क्यों इतना इंपॉर्टेंट था आप इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट है पी गोपीनाथन नैयर। इनको आपने कभी भी टीवी पे शायद बहुत ही कम देखा होगा क्योंकि ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन सेलिब्रिटी से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपना काम किया, ये उन लोगों में से हैं जो अपना काम छुप के आराम से करते हैं, इनको ज्यादा पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फ्रीडम फाइटर थे, केरला के रहने वाले थे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पार्टिसिपेशन इन क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 1942 को हमारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। एक और बात, भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बनता है क्योंकि जो डेथ्स होती हैं या जो करंट अफेयर बनती है उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस का या जनरल नॉलेज का बनता है। ठीक है, अवार्ड्स इनको मिले पद्मश्री 2016। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती हैं अंजलि पोन्नुस्वामी। ठीक है, ये 102 साल की थी, मलेशिया में इनकी डेथ हुई। ये इंपॉर्टेंट क्यों थी? आप इनकी पिक्चर देखिए, इनके हाथ में फोटो है सुभाष चंद्र बोस जी की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनके सिर पे जो कैप है वो किसकी है? इंडियन नेशनल आर्मी की। अच्छा, एक और बात, जो पीछे हमने गोपीनाथन नैयर जी की बात की, वो थे क्विट इंडिया मूवमेंट में, यानी कि वो फॉलोअर थे महात्मा गांधी जी के, यानी कि उनके विचारों से वो वास्ता रखते थे, उनके विचारों को मानते थे। वैसे ही जो अंजलि पोन्नुस्वामी है, ये सुभाष चंद्र बोस जी को मानती थी, इसलिए इनकी फॉलोअर थी, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, ये फ्रीडम फाइटर थी, भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में इनका हाथ था। एट द एज ऑफ 21, सिर्फ 21 साल की उम्र में इन्होंने फैसला किया कि देश को आजादी दिलानी है और इंडियन नेशनल आर्मी में इन्होंने भाग लिया। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट में इनकी एंट्री हुई थी। ठीक है, ये मानने वाली थी सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, देखिए उस टाइम पे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से देश को आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे। विचारधारा सभी की अलग थी, आज भी हमारी अलग है विचारधारा। कोई गांधी जी को मानता था, कोई सुभाष चंद्र बोस को मानता था, कोई भगत सिंह को मानता था। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस तरह के विचार दिमाग में मत लाइए, कोशिश सभी की वो थी कि देश को आजाद कराया जाए, है ना। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ये, इनको आप शायद नॉर्थ इंडिया में या वेस्टर्न इंडिया में शायद ही कोई लोग जानते हो, बट ईस्ट इंडिया में बहुत सारे लोग इनको जानते थे क्योंकि इनके हाथ में देखिए क्या है, कार्टून्स हैं। ठीक है, नारायण देवनाथ, ये है मशहूर बंगाली कॉमिक्स आर्टिस्ट। ठीक है, जिस जमाने में कार्टून्स टीवी पे नहीं आते थे, उस जमाने में ये बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाते थे। कैसे लाते थे? अच्छी अच्छी कार्टून कॉमिक्स बना के। ठीक है, पद्मश्री इनको 2021 में मिल चुका है। और इनकी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या थी? द फर्स्ट एंड ओनली, पहले और अकेले ऐसे इंसान है, कॉमिक आर्टिस्ट हैं, और उनके पास क्या है, डॉक्टर ऑफ लेटर्स डिग्री इनके हाथ में है। इसको डी लिट डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पहले इंडियन है और अकेले इंडियन है जिनके पास ये डिग्री है। इनके बारे में और जानते हैं। ये जाने जाते थे किस चीज के लिए? हांडा बोंडा। 1962 में इन्होंने एक कैरेक्टर बनाए, 2, हांडा बोंडा, और एक कॉमिक्स इन्होंने रिलीज की। ये आपके सामने हांडा और बोंडा है, और इसके लिए रिकॉर्ड है इनके नाम, लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमिक्स बाय एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के द्वारा सबसे लंबी चलाई जाने वाली कॉमिक्स। ठीक है, इसका इनके पास रिकॉर्ड है। 53 ईयर्स इन्होंने दोस्तों ये कॉमिक्स चलाई। ठीक है, नेक्स्ट इनके पास जो कैरेक्टर थे वो था बांतुल द ग्रेट। 1965 में इन्होंने ये वाली चलाई। और थर्ड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, नॉन्टे फोंटे। 1969 में इन्होंने नॉन्टेर फोंटे के नाम से कॉमिक्स चलाई। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे बच्चों के लिए और ईस्टर्न इंडिया के लिए, और हमारे पूरे भारत के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में टारगेट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये चेहरा। ये हमारी एक्स एमपी रह चुकी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, जयंती पटनायक। हमारी एमपी मतलब हमारे देश की। ठीक है, आप इसको इससे मत लीजिए मैं कांग्रेस का हूं भाजपा का हूं, पॉलिटिक्स को साइड में रखते हैं। ठीक है, जब इलेक्शन होता है तो सब हमारे तुम्हारे होते हैं, लेकिन जब वो बन जाते हैं तो वो सबके होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों जानी जाती हैं? फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, 1992 में 1992 से 1995 तक ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रही, पहली चेयरपर्सन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशंस में जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसका भी कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो उनकी फर्स्ट चेयरमैन कौन थी? जयंती पटनायक, और उनकी इस 2022 में डेथ हो गई है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए भी क्वेश्चन बनता है। ये फाउंडेड यानी कि इसकी स्थापना हुई 1992 में, हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है, और उनकी करंट यानी आज की जनवरी 2022 में अभी इनकी चेयरपर्सन कौन है? रेखा शर्मा। अगर कोई मेरा वीडियो आज के बाद 2024 में या 2025 में देख रहा होगा तो उनको ये ध्यान रखना है कि ये करंट अफेयर आज के हिसाब से है, यानी कि जनवरी 2023 में। ठीक है, रेखा शर्मा जी हमारी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, ये है हमारे बब्बर शेर। इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। जनरल बिपिन रावत इंडियन आर्मी ऑफिसर्स थे। ठीक है, ये थे इंडियन आर्मी ऑफिसर, और द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये रहे, इस चीज के लिए जाने गए। ठीक है, देखिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के हेड्स होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयरफोर्स। ठीक है, इन सबके जो टॉप पे एक और पोस्ट बनाई गई यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो किसने बनाई? 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने इसको अनाउंस किया। अब ये क्यों बनाई गई? देखो, कभी ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि आर्मी वाले बोले आर्मी वाले बेटर हैं, कोई बोले नेवी वाला बेटर है, कोई बोले एयरफोर्स वाला बेटर है। तो इसलिए इन तीनों बॉडी के ऊपर जो हेड थे, ये कहीं बगावत ना हो कल को, जैसे पाकिस्तान वगैरह में कभी भी बगावत हो जाती है, तो उसके लिए प्रिकॉशनरी एक मेजर बोल सकते हैं इसको, ये लिया गया। और उनके टॉप पे एक और बंदा बिठाया गया जो होगा तीनों स्टाफ का हेड। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस में तीनों आते हैं। तो ये थे हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ताकि तीनों में कॉपरेशन बनी रहे, कोई एक आदमी हो जिसकी ऑर्डर तीनों माने। ठीक है, तो जनरल बिपिन रावत। मार्टिडम से याद आया, बहुत सारे चैनल्स पे, इसी तरह के यूट्यूब चैनल्स पे, कुछ मैगजीन्स पे मैंने देखा डेथ ऑफ बिपिन रावत। प्लीज प्लीज प्लीज, बिपिन रावत वॉज किल्ड। प्लीज प्लीज प्लीज, इस तरह की डिसरिस्पेक्ट हमारे किसी भी सैनिक को ना दे। ठीक है, इनको आप मार्टियर कहें, क्योंकि सैनिक कभी मरता नहीं है, वो वीर गति को प्राप्त होता है। ठीक है, इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में वीर गति को प्राप्त हुए तमिलनाडु में। Mi-17V5 ये एक रशियन हेलीकॉप्टर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो इनमें वीर गति को प्राप्त हुए, तो जनरल बिपिन रावत पे क्वेश्चन बनता है। और प्लीज कभी भी हमारे सैनिक ले या किसी और कंट्री के सैनिक के लिए, जैसे चाहे वो पाकिस्तान का क्यों ना है, उसके लिए आप मार्टिडम, वीर गति, इस तरह के शब्दों का यूज कीजिए। नेवर यूज डेथ, किल्ड। ऐसा लगता है जैसे कोई गांव का कोई आदमी, जैसे कोई उग्रवादी मरता है उसमें भी किल्ड लिखा होता है। इट डजंट लुक नाइस। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ये, देखिए कितने खुश मिजाज आदमी लग रहे हैं। यह है इब्राहिम सुतार, सोशल वर्कर और पोएट। सोशल वर्कर तो थे ही, साथ में पोएट थे, कवि थे। इनके ऊपर क्वेश्चन क्यों बनता है? पद्मश्री है, 2018 में इनको मिला है। ठीक है, पद्मश्री तो बहुत लोगों को मिला है। इंपॉर्टेंट क्या आता है क्वेश्चन में? ये जाने जाते थे कबीर ऑफ कर्नाटका के नाम से, और एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कबीर ऑफ कर्नाटका के नाम से जाने जाने वाले पोएट जो हाल ही में जिनका देहांत हुआ है, वो निम्नलिखित में से कौन से थे? ठीक है, तो इब्राहिम सुतार। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कमल नारायण सिंह। ठीक है, ये क्यों जाने जाते हैं? एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होता है? जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 30 जजेस होते हैं। उन 30 जजेस के ऊपर एक 31वां जज होता है, यानी कि टोटल होते हैं 31 जजेस, यानी 31वां जज होता है टॉप पे, वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सभी जजेस का भी जज। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इनका शॉर्टेस्ट टेन्योर था, सबसे कम समय के लिए चीफ जस्टिस रहे इंडिया के। कितने सालों के लिए? सॉरी, कितने महीनों के लिए? अरे छोड़ो, कितने दिनों के लिए? ये रहे सिर्फ 18 दिन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्यों रहे वो भी एक अलग इशू है, उसके लिए बात नहीं करेंगे, करंट अफेयर का बहुत सारा टाइम चला जाएगा। आप बस इतना याद रखो, शॉर्टेस्ट टेन्योर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो सिर्फ 18 दिन के लिए रहे, वो हाल ही में उनकी मृत्यु हुई, वो थे कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। इनको जाना जाता था द फादर ऑफ इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, इंडियन पीएसयूज के फादर इनको माना जाता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं? गवर्नमेंट के अंडर जो भी कंपनियां होती हैं, जो गवर्नमेंट जिनको चलाती है। क्यों चलाती है? प्राइवेट कंपनीज की मोनोपोली खत्म करने के लिए। इनके पास स्टील सेक्टर में, ऑयल सेक्टर में, हर जगह कंपनीज हैं गवर्नमेंट के पास, उनको बोलते हैं पीएसयूज। तो उनके फादर कहा जाता है डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति को। इन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, अवार्ड्स इनको मिले पद्म विभूषण 2007 में। ये फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं, यानी कि हेड रह चुके हैं किसके? मारुति सुजुकी के। BHEL, भेल दोस्तों पीएसयू है। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL, सेल, ये भी एक पीएसयू है, मारुति नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आपको पुट हो सकता है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग पैसे में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा बहुत बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, वो जानते होंगे ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर रह चुके हैं। ठीक है, बहुत लोगों के रोल मॉडल हैं ये। वॉरेन बफे ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग बुल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। ये है हमारे राकेश झुनझुनवाला। ठीक है, इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है और उन्होंने बहुत पैसा कमाया है और ये इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखते हैं। और ये हमेशा कहते थे कि कभी भी किसी शेयर पे पैसा मत लगाओ, कंपनी पे पैसा लगाओ, फ्यूचर पे पैसा लगाओ। जैसे आजकल पावर सेक्टर के बारे में बात चल रही है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी से सारा काम होगा, ऑयल सेक्टर थोड़ा डाउन चला जाएगा, तो उस हिसाब से कंपनी पे पैसा लगाते थे। और शेयर मार्केट की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है। स्कैम 1992 आपने देखी होगी, वहां से भी ये पॉपुलर हुए हैं। जो हर्षद मेहता थे इनके मित्र थे और हाल ही में इनकी 2022 में मृत्यु हो गई है। और ये भी एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं लेके आऊंगा इसका पार्ट 2, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज की बात करेंगे जिनकी 2022 में मृत्यु हुई है और एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ई बुक है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट जब तक मैं वीडियो नहीं लाता हूं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप इस पेज को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी मोनेटाइज करवाइए। धन्यवाद।